हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। संविधानवाद से हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। यह शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के बारे में बात करता है। हालांकि जब हम भारत के नेचर को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो भारत में जुडिशियल सुपरमेसी के कंसेप्ट को अपनाया गया है कि जब भी लगेगा कि सत्ता या सरकारें निरंकुश हो रही हैं तो न्यायपालिका सर्वोच्च है और वे अपनी शक्ति का प्रयोग करके तानाशाही पर लगाम लगा सकती है। ये जो व्यवस्था है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। हमने ये जो अपनाया है ये कहाँ से लेकर आए हैं? अमेरिकी संविधान से इसको एडॉप्ट किया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया और एक वर्डिक्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोली, और इम्पॉर्टेंट बात यही बोली कि संसद मनमाने संशोधन नहीं कर सकती है। न्यायपालिका के दिशा निर्देशों का पालन करना उनके लिए भी अनिवार्य है। ये हुआ क्यों? आप लोगों ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट को बहुत सुना होगा। उसको लेकर पिछले लंबे समय से बहस चल रही है। ट्रिब्यूनल्स जो सरकार के द्वारा गठित किए जाते हैं कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कुछ विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए, जैसे NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सरकार उनमें संशोधन करके लिमिटेड करने की कोशिश कर रही थी और इसी को लेकर एक वर्डिक्ट आया है जिसको हम लोग ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 में संशोधन को लेकर सरकार के जो प्रयास थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस्ड कर दिया है या कैंसिल कर दिया है। तो आप पृष्ठभूमि को समझ रहे होंगे। पृष्ठभूमि क्या है? न्यायपालिका वर्सेस लेजिस्लेचर, सरकार वर्सेस जुडिशरी। तो स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे बहुत ही शानदार जनरल स्टडीज के टॉपिक डिस्कस करते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपको ये बहुत काम आएगी। हमारी न्यायपालिका है और न्यायपालिका के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है संविधान की रक्षा करने की, क्योंकि ये कस्टोडियन भी तो है। यही तो कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इन्हीं के पास तो भारतीय संविधान के संरक्षण का जो अधिकार है वो यही है। अब मसला क्या है, उससे पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर PDF मिल जाएगा और PDF के साथ में जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट हैं वो सारी की सारी अपडेट इस टेलीग्राम चैनल पर हमको मिल जाती हैं। तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट। गौरव शर्मा UPSC है ना, गौरव शर्मा UPSC पर आप जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल जाएंगे। चलिए भाई अब समझते हैं जरा। सुप्रीम कोर्ट बोला संसद हमारे फैसले नहीं पलट सकती। गैर जरूरी बदलाव संविधान पर चोट पहुंचाता है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के जो प्रावधान हैं इनको रद्द कर दिया। ये एक काम की खबर है। काम की खबर इसलिए है कि क्या संसद हर फैसले को बदल सकती है? नहीं बदल सकती। स्पेशली उन फैसलों को जो संविधान की मूल भावना से जुड़े हुए हैं या वो प्रावधान जो किसी पदाधिकारी, किसी संस्थान की शक्ति को सीमित कर रहे हैं, ऐसे कोई भी संशोधन नहीं किए जा सकते। हम सबको इतिहास पता है। 1973 में केशवानंद भारतीवाद में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया, वहां संसद पर नियंत्रण स्थापित हुआ। अभी फिर से रिसेंटली ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है कि सरकार हर फैसले को नहीं बदल सकती जो न्यायपालिका के द्वारा दिए जाते हैं, या ऐसे मुद्दे जो संविधान की मूल भावना से जुड़े हुए हैं आप उनको मनमाने संशोधन नहीं कर सकते हैं। अगर आप मनमाने संशोधन करते हैं तो ये संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचाता है और कहीं ना कहीं ये अपना जो ज्यूरिडिक्शन है उसको क्रॉस करने की बात करता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट किस केस में आया आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हुआ क्या है समझते हैं। देखो, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कई ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं ताकि आम अदालतों का बोझ कम हो सके, विशेषज्ञता के आधार पर तेज न्याय मिल सके। इनका पर्पस वही है कि जो हमारी जुडिशरी है उस जुडिशरी पर बर्डन कम हो सके और जो वर्डिक्ट है ये स्पीडी जस्टिस या त्वरित न्याय हमको मिल सके। ठीक है, नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सदस्यों के कार्यकाल, नियुक्ति, उम्र आदि पर दिशा निर्देश जारी किए थे। तो नवंबर 2020 से लड़ाई चल रही है और नवंबर 2025 में आकर इस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे, सरकार ने 2021 में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लाकर कुछ पुराने ट्रिब्यूनलों को समाप्त किया और उनके कार्यों को हाईकोर्ट या अन्य ट्रिब्यूनलों में मिला दिया। तो सरकार ने
ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लेकर आई 2021 में, ट्रिब्यूनल्स को समाप्त कर दिया, उनके कार्यों को या तो हाई कोर्ट को दे दिया या दूसरे ट्रिब्यूनलों को दे दिया। यहां से विवाद की बहुत बड़े स्तर पर शुरुआत होती है। लेकिन कानून में कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही असंवैधानिक कह चुका था, जैसे सदस्य का कार्यकाल केवल 4 वर्ष, नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष। ये जो प्रावधान है ये थोड़े से रिजिड लगते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ये जो प्रावधान है ये एक तरीके से कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार कंट्रोल स्थापित करना चाहती है ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, ताकि सरकार के दबाव में काम करे। मतलब कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी ऑफ ट्रिब्यूनल पर एक बहुत बड़ा सवाल है, उस पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। इसीलिए इनको पहले ही असंवैधानिक कह चुका था न्यायपालिका। लेकिन सरकार तो सरकार है, अपनी कहाँ मानती, कुछ ना कुछ करती रहती। फिर इन्होंने कुछ ना कुछ और प्रयास किए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ताजा फैसला दिया है 2024-25 में, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के कई प्रावधान रद्द कर दिए हैं। कहा कि संसद मामूली बदलाव करके कोर्ट के फैसले को बेअसर नहीं कर सकती, कि आप थोड़े से चेंजेस कर दो कि हमने तो 4 साल से 4.5 कर दिया, ऐसा नहीं। मामूली चेंजेस करके आप जो न्यायपालिका है या कोर्ट है उसकी वैल्यू को कम नहीं कर सकते हैं। ये वर्डिक्ट कोर्ट ने दिया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। सरकार ने प्रावधान फिर से डाले जिन्हें पहले भी कोर्ट ने खारिज किया था। फैसला 137 पेज का जो बेंच है उसने दिया है। जस्टिस BR गवई इसमें थे और जस्टिस के विनोद चंद्रन इसमें इंपॉर्टेंट थे। BR गवई आज आपको पता है कि रिटायर हो जाएंगे और इसीलिए वो अपना हर इंपॉर्टेंट काम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो BR गवई के द्वारा ये फैसला दिया गया है कि जो सरकार है, सरकार अपनी लिमिट में रहकर अगर काम करेगी तो सही रहेगा। ये हर उस फैसले को नहीं बदल सकते हैं जो न्यायपालिका के द्वारा दिया जाता है, या अपने मन माने काम नहीं कर सकते हैं। ये तानाशाही हमको कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इसीलिए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 में सरकार के जो प्रयास थे उन प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, ठीक है। किसने फैसला दिया है? जस्टिस BR गवई, ठीक है। अब किन प्रावधानों से असहमत था? ऐसे कौन से प्रोविजन थे जिनसे सहमत नहीं था? सबसे पहला है कि 4 साल का कार्यकाल, ठीक है। कोर्ट का मत है कि 4 साल का बहुत कम है। मतलब अगर हम कहीं पर 5 ईयर रखते हैं, कहीं पर 6 ईयर रखते हैं, आप इनका क्यों 4 ईयर कर रहे हो? अब आपने देखो CBC जो है, CIC है, इनका एक्सेप्शन बना दिया है, तो आप हर का कार्यकाल कम नहीं कर सकते। कार्यकाल कम करके आप तानाशाही नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे स्वतंत्रता प्रभावित होती है क्योंकि सदस्य 2 बार है ना, 2 बार नियुक्ति की चिंता में रहेंगे। इससे स्वतंत्रता प्रभावित होती है। बहुत सिंपल सी बात है। टेन्योर काफी कम कर दिया है। कार्यकाल कम से कम 5 से 6 साल का होना चाहिए। तो कौन सा प्रावधान बहुत प्रॉब्लमेटिक था? ये 4 ईयर वाला। और ये था भी। आप जितना कार्यकाल कम करते जाओगे उतनी ज़्यादा उनकी इंडिपेंडेंसी कम होती जाएगी, उतनी ज़्यादा वो चिंताग्रस्त रहेंगे और फेवरिज्म के प्रयास करने की कोशिश करेंगे ताकि दोबारा टेन्योर उनको मिल जाए, दोबारा नियुक्ति उनको मिल जाए। न्यूनतम आयु 50 वर्ष। कोर्ट का मत है कि आयु सीमा 50 रखने से युवा विशेषज्ञ शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसी आयु शर्त स्वतंत्रता और मेरिट आधारित चयन के खिलाफ है। तो जो मिनिमम एज थी उस मिनिमम एज 50 ईयर्स को भी हटा दिया है क्योंकि हमको युवा मेंबर इसमें नहीं मिलेंगे और मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे कि कोई एज कम है लेकिन क्वालिफाइड ज़्यादा है, स्किलफुल ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को लेके आना चाहिए, बट वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपने मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है ये कितना सेट किया हुआ है, ये 50 सेट किया हुआ है। तो इसीलिए इससे भी कोर्ट हमारा असहमत था और असहमत इसीलिए था क्योंकि युवा विशेषज्ञ नहीं आ पाएंगे और इससे प्रोडक्टिविटी या सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा। तो 2 कौन से प्रावधान है? क्लियर है। तीसरा, नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल की प्रभावशीलता तभी है जब नियुक्ति प्रक्रिया स्वतंत्र हो। कार्यपालिका का अत्यधिक हस्तक्षेप न्यायाधिकरण की स्वायत्तता को कमजोर करता है। देखो, न्यायाधिकरण है तो कोर्ट जैसे ही ना, कोर्ट से थोड़ा सा ही अंतर होता है। आप अगर ट्रिब्यूनल की सारी फंक्शनिंग को सरकार कंट्रोल करेगी तो ट्रिब्यूनल किसके फेवर में काम करेंगे? ये तो वैसे ही सरकार के फेवर में काम करेंगे। इसीलिए ट्रिब्यूनल्स में जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंटली और फ्रीली होनी चाहिए जिससे कि वो जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो डरे नहीं और फ्रीली काम कर सके। इसीलिए यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। ठीक है, अब देखो 2020 से लेकर 2024 तक क्यों चलता रहा। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल आयु पर दिशा निर्देश जारी किए। 2021 में सरकार ने नया कानून बनाया
पर उन्हीं आपत्तिजनक प्रावधानों को दोबारा जोड़ा। 2021 में मद्रास बार एसोसिएशन ने याचिका दायर की। 2021 से 24 सुनवाई, नई अधिसूचनाएं, छोटे संशोधन चलते रहे और 24-25 अदालत ने प्रावधानों को फिर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। और यहां एक बात हमको समझ में आती है कि जब भी विधायिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव होगा, संविधान की मूल भावना से खेलने की कोशिश की जाएगी, वहां जुडिशियल सुपरमेसी ही रहेगी। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो मेन एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी भी नहीं बिगड़ना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। ये सरकारों, व्यवस्थाएं और सबको इन बात का ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, आप इसको समझो। विशेष क्षेत्र के विवादों का समाधान करने वाली अर्ध न्यायिक संस्था है। आपने भारत के संविधान में आर्टिकल 323 को पढ़ा होगा, 323 ए और 323 बी। यहां बात की जाती है ट्रिब्यूनल्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, कुछ हमारे अदर ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो ट्रिब्यूनल क्या है? विशेष संस्था है, विशेष संस्था और अर्ध न्यायिक होती है। अर्ध न्यायिक ये जो संसद है, इस संसद के द्वारा एक्ट बनाकर इनको लागू किया जाता है या इनको शक्ति दी जाती है। इसीलिए ये संवैधानिक होते हैं, ये संवैधानिक नहीं होते हैं ना। ये संवैधानिक हमको देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। कैसे होते हैं सर? संवैधानिक। ठीक है। तो ये अर्धन्यायिक संस्था होती है। अब इनमें क्या होता है देखो, जैसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसको 2010 में बनाया गया था। इसी तरीके से ITAT है, NCLT है, TDSAT है, बहुत सारे कमीशन है और ये कमीशन संसद के एक्ट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। उद्देश्य क्या है? विशेषज्ञता आधारित निर्णय, तेज निपटारा, सामान्य अदालतों का बोझ कम करना। देखो, जैसे आपने सुना होगा रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, है ना। रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल क्या है कि नदियों से संबंधित जो विवाद हैं उन विवादों के समाधान करेंगे। एनजीटी क्या है? एनजीटी पर्यावरण से संबंधित जो विवाद हैं इनमें सबसे बड़ी बॉडी है और यही देखेगा कि कहां कहां पर पर्यावरण को लेकर चिंताएं हैं। ये सारे के सारे काम पहले न्यायपालिका के पास थे। न्यायपालिका के ऊपर पहले से ही इतना बर्डन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, इनको पेंडिंग नहीं कर सकते, इनको डिले नहीं कर सकते। इनके सुनवाई के कारण और लंबित मामले हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। डिले इन जस्टिस हो रहा था। तो जस्टिस को स्पीडी करने के लिए और न्यायपालिका के बर्डन को कम करने के लिए हमने ट्रिब्यूनल्स बनाए और ये ट्रिब्यूनल्स विशिष्ट उद्देश्य के साथ बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछ सकता है कि कोर्ट वर्सेस ट्रिब्यूनल में क्या अंतर है। देखो, प्रकृति सबसे पहले, नेचर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, संवैधानिक होते हैं, इनके बारे में संविधान में लिखा हुआ है। आप पार्ट 5 और पार्ट 6 को जाएंगे तो यहाँ एससी, हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं सबके बारे में प्रावधान है। ट्रिब्यूनल विधायी संस्थान है, संसद द्वारा एक्ट बनाकर इनको पावर दी जाती है। क्षेत्राधिकार सभी प्रकार के केसेस को सुनते हैं, ये विशिष्ट विषयों को चुनते हैं। जैसे पर्यावरण से संबंधित एनजीटी वही सुनेगा, दूसरा नहीं सुनेगा। कोर्ट सारे मसले सुन सकते हैं। कौन सुनता है? केवल जज। इसमें केवल जज होते हैं, जजों की बेंच होती है। ट्रिब्यूनल में जज प्लस विषय विशेषज्ञ दोनों होते हैं ताकि सबके साथ जस्टिस हो, किसी के साथ गलत ना हो। प्रक्रिया सख्त और औपचारिक है, सरल, समय कुशल है और अपील उच्चतर कोर्ट में और यहां जो ट्रिब्यूनल है जहां भी एलिजिबल है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप जाके अपील कर सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट में कोई अंतर आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए मेंस एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखने आ गया, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू में आप जा रहे हैं और वहां इनमें डिफरेंस आपसे किसी ने पूछ लिया, आप इन डिफरेंस को बता सकते हैं। ठीक है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने दो सिद्धांतों को यहां पर बनाए रखने की कोशिश की। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल प्रेमेसी, है ना, जुडिशियल प्रेमेसी या जुडिशियल सुपरमेसी। यहां इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि भारत में जो संसदीय विशेष अधिकार या संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है या जुडिशियल प्राइमेसी सी है। यही आगे रहेगी, आप ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सरकार बार बार वही प्रावधान लाकर न्यायपालिका के फैसले को निरर्थक नहीं बना सकती। बार बार एक ही तरीके के प्रावधान लाके न्यायपालिका को निरर्थक या न्यायपालिका को लिमिटेड नहीं कर सकती है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी उन्होंने यहां पे बनाए रखा, ध्यान रखिएगा। देश में 10 से ज्यादा ट्रिब्यूनल है, जैसे
आपसे कोई बात करे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT कंपनी मामले, दिवालिया और कॉर्पोरेट विवादों के लिए, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल NCLT है ना, ध्यान रखना, फैसलों की अपील सुनता है। फिर आपसे कोई याद करेगा इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल ITAT, इनके लिए बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, आप इन ट्रिब्यूनलों को देख लीजिएगा, इनकी स्थापना कब हुई थी एक बार ये जरूर आप चेक कर लीजिएगा। तो कई सारे ट्रिब्यूनल हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। और ये हमारा प्रतिज्ञा प्लस फाउंडेशन बैच है। आप UPSC 2027 की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम में तैयारी करना है, बहुत अच्छे टीचर्स की आपको नीड है, तो GS लाइव कोड के साथ आप मेरे साथ जुड़िए, आपकी प्रिपरेशन कीजिए। 20,999 रुपये में आपके कोर्स मिल रहा है GS लाइव के साथ। और ध्यान रखिएगा कि पूरी आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर होगी जनरल स्टडीज़ की, आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, विषय विशेषज्ञ आपके पास हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज है, यू विल हैव एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन। तो यूज कोड GS लाइव और ज्वाइन प्रतिज्ञा प्लस फॉर 2027। 2028 की बात करते हैं। देखो भाई 28 नवंबर को शाम को बैच की शुरुआत हो रही है। ये GS लाइव कोड आपने याद रखना है 34,999 में। ये प्रतिज्ञा प्लस आपको नवंबर इवनिंग का बैच मिल रहा है। इवनिंग का जो बैच है ये 2028 के लिए है। मात्र आप 35,000 रुपये में अभी से देखा जाए तो पूरे 2-3 साल तैयारी करोगे। 2026, 2027, 2028 अच्छा मौका है। स्टडी IQ पर जाइए, इन कोर्सेज में विजिट कीजिए और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए हमारे साथ, ठीक है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।